मैं भी पहली बार तू पहली बार है तू दूसरा कार्यक्रम होगा तू नहीं है देश की राजनीति में आजादी के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी और मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन होने के नाते जिस तरह से उस समय की राजसत्ता उच्छृंखल हो रही थी और अनेक निर्णय भारत के दूरगामी हितों के विरुद्ध लिए जा रहे थे, तब श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आदरणीय दीनदयाल जी के साथ मिलकर के एक नए राजनीतिक दल जनसंघ की स्थापना की थी। स्थापना के समय से ही एक सुनिश्चित लक्ष्य पार्टी के संस्थापकों ने तय किया था कि भारतीय जनसंघ और कालांतर में भारतीय जनता पार्टी देश के व्यापक हितों में नेहरू जी की भारत विरोधी नीतियों का प्रतिकार करते हुए भारत को एक सशक्त, संपन्न, समर्थ, शक्तिशाली देश बनाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेगी और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी श्रद्धेय दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद, अंत्योदय ऐसी परिकल्पना दी कि विकास की दौड़ में, विकास की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने तक हम निरंतर काम करेंगे और भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने इस विचार को लेकर के इस यात्रा को निरंतर पुष्ट करने के लिए काम किया। कालांतर में जब देश में लोकतंत्र की हत्या करते हुए कांग्रेस पार्टी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल देश में लगाया, तब उस आपातकाल के विरुद्ध हुए संघर्ष में जनसंघ के सभी नेताओं ने जिस तरह से धरातल पर काम करने वाले छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर के तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से उस संघर्ष के लिए एकजुट होकर के अपने आप को नियोजित किया, उसी का परिणाम था कि देश में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र के स्थापना के बाद में व्यापक राष्ट्रीय हितों के दृष्टिगत जो सिद्धांत हमारे दल के संस्थापकों ने तय किया था, राष्ट्र प्रथम, दल उसके बाद और व्यक्ति अंत में, कि अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का उद्घोष किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के काल से लेकर के 45 साल की यात्रा पूरी कर चुकी है और 45 साल की इस यात्रा में जो विचार था, जो लक्ष्य था और जो मार्ग था, वो आज भी अटल है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के आधार पर काम करने वाले राजनीतिक दल के रूप में काम करते हुए निरंतर अपने कार्यकर्ताओं की संख्या और कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ाकर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है। सतत साधना और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोगों के परिश्रम के चलते हुए, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के चलते हुए, उनके योगदान के चलते हुए आज वो एक विचार के रूप में पैदा हुआ जनसंघ की का दल या भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना है और आज भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार 3 बार देश की जनता का आशीर्वाद पाकर के
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुआ है। ठीक इसी अनुक्रम में आज देश के लगभग 2/3 भूभाग या आधे से ज्यादा प्रदेशों में भी प्रत्यक्ष परोक्ष भारतीय जनता पार्टी के सरकार काम कर रही है। देश में सर्वाधिक संख्या में सांसद, सर्वाधिक संख्या में विधायक, सर्वाधिक संख्या में जिला प्रमुख, सर्वाधिक संख्या में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुटे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो लक्ष्य था कि हम राष्ट्र की हितों से समझौता किए बिना देश को विकसित बनाने, देश को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न बनाने के लिए काम करेंगे। देश की जनता ने जब कभी भी अवसर दिया, चाहे राज्यों में काम करने का अवसर दिया, स्वर्गीय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान में 1977 में, 1990 में, 1993 में, 2003 में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, 2008 में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, और अभी 2013 में, 2023 में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का, बड़े बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया हो। यह देश में जब कभी भी जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी को अवसर स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में 99 में, 2000 में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार लगातार जब भी अवसर मिला, जहां भी अवसर मिला, उसी मार्ग पर, उसी लक्ष्य को हासिल करने के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने काम किया। क्योंकि हम लोगों के लिए सत्ता केवल सुख प्राप्त करने का साधन नहीं है, वो जनता को लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक यज्ञ के में अपनी आहुति के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी पिछले 11 साल में देश के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई। देश में योजनाओं का निर्माण पहले भी होता था, लेकिन उनको धरातल पर उतारने की व्यवस्था में निश्चित रूप से दोष था। उसी के कारण से आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी जब देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, तब तक देश का सामान्य मानवी, देश की बहुसंख्यक आबादी मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से पार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सामान्य प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए घोषित की गई योजनाओं को धरातल पर उतारने की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया और 100% सैचुरेशन का लक्ष्य लेकर के जो योजनाओं को जमीन पर उतारा, आज उसका परिणाम है कि देश में हर घर तक बिजली पहुंची, हर गरीब के घर पाने का सपना लगभग साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा, हर घर तक शौचालय पहुंचा, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। देश के हर गरीब के घर तक चिकित्सा के व्यय के संताप से मुक्ति के लिए इंश्योरेंस उसके पास में, हर गांव तक सड़क पहुंचाने, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने, एक निश्चित आबादी तक, संख्या तक बैंक की सुविधा पहुंचाने के लिए सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को लेकर के देश की सरकार काम कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज देश के 30 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। इसी के साथ साथ में सामान्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से राष्ट्र हित में बड़े फैसले लिए गए, आज उसका परिणाम यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कोविड के संकट के बाद में भी दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है और आज विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था एक पावर हाउस की तरह, एक लाइट हाउस की तरह दिखाई दे रही है। जो भारत फ्रेजाइल टाइप इकोनॉमी होता था, वो पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोबस्ट 5, सबसे ताकतवर 5 इकोनॉमीज की श्रृंखला में आकर के खड़ा हुआ और हम शीघ्र तीसरी बड़ी इकोनॉमी की दिशा में जा रहे हैं। उसी तरह से भारत के पदचिन्ह, भारत के विकास के पदचिन्ह, भारत के बढ़ती हुई हैसियत के पदचिन्ह, भारत की क्षमता के पदचिन्ह भूगर्भ से लेकर के अंतरिक्ष तक और अंतरिक्ष से लेकर के मंगल ग्रह तक पिछले वर्षों में हम सब ने बढ़ते हुए, रचे जाते हुए देखे।
एक तरफ भारत की क्षमता बढ़ी, भारत के गरीब आदमी का जीवन परिवर्तित हुआ, दूसरी तरफ भारत की संस्कृति का सम्मान भी पूरे विश्व भर में पुनर्स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब के साथ साथ में जो लंबे भारत में रुके हुए विषय थे, देश की जनता आजादी के बाद से जिन विषयों पर इंतजार कर रही थी, या ऐसे विषय जो देश की आजादी के समय हुए भूलों से संबद्ध थे और देश उनका समाधान हो इसकी चिंता कर रहा था, वो 370 आर्टिकल हटाने से लेकर के वक्फ के बिल में जो संशोधन किया है उससे लेकर के और राम मंदिर के पुनर्निर्माण तक के ऐसे सारे विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए समाधान कर देश को सम्मान का रास्ता दिया। राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान श्री राम का मंदिर बने, और क्योंकि संयोग से आज रामनवमी भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म दिवस है, जो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए और भारत मूल से निकले हुए करोड़ों भारतवासी जो भारत से बाहर रहते हैं उन सब के लिए एक राष्ट्रीय मर्म का विषय है। ऐसे भगवान श्री राम का जन्म स्थान पर मंदिर बने, इसको लेकर के जो संघर्ष था उस संघर्ष का समाधान करने के साथ ही मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि जब जिस दिन भारत में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रामलला का मंदिर जिस दिन से बना है, उस दिन से भारत के सौभाग्य का सूर्य पुनः उदय हो गया है और भारत के उगते हुए सौभाग्य के सूरज की स्वर्ण रश्मियां पूरे विश्व भर को आलोकित कर रही हैं। जिस तरह से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, उसके परिणाम हुए। ठीक उसी कालक्रम में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जो लगभग 15 महीने पहले राजस्थान की जनता के प्रचंड आशीर्वाद से राजस्थान में बनी थी, पिछले 1.25 साल में राजस्थान की सरकार ने डबल इंजन की सरकार के ताकत के साथ राजस्थान में व्यापक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। एक तरफ देश की सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने और दूसरी तरफ ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषय जो अनेक दशकों से अटके हुए थे या पिछली कांग्रेस सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की बदनीयती के चलते जिनको अटकाया और लटकाया था, उन सबको भी पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। सरकार बनने के ठीक 15 दिन बाद, क्योंकि राजस्थान के हित में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दोनों के हितों को देखते हुए समझौता हो सके, राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी मिले, 4 करोड़ आबादी को पीने के पानी के संकट से स्थायी सुरक्षा मिले, राजस्थान के पूर्वी हिस्से के लगभग 3 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की सुविधा बने और राजस्थान में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए पानी सुनिश्चित हो। इसके लिए जो ईआरसीपी की परियोजना, जिसको पिछली सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हुए लटकाया, अटकाया, भटकाया था, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ऐतिहासिक समझौता, क्योंकि उस समय मेरे पास जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार था, हमने पूरी तैयारी के साथ में दोनों राज्यों में सरकारें बनते ही 15 दिन के भीतर राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और भारत सरकार के बीच में समझौता कराने में कामयाबी प्राप्त की। उस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। इसी अनुक्रम में हमारे शेखावाटी अंचल के सीकर, झुंझुनू और चूरू इन जिलों के पीने के पानी के स्थायी समाधान के लक्ष्य को लेकर के हरियाणा के साथ हमारे जो यमुना जल समझौते का संकट पिछले अनेक दशकों से लंबित था, मेरे अनेक प्रयासों के बावजूद भी पिछली जो है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जिसको रोकने का पाप किया था, उसको भी हमने स्थायी समाधान पर दोनों राज्यों के बीच में समझौता कराने में सफलता प्राप्त की। इसी क्रम में राजस्थान आने वाले समय में देश के उत्पादन का हब बन सके, मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन सके, इसको लेकर के राजस्थान को देश का एनर्जी हब बनाने की दिशा में भी माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है। विद्युत उत्पादन निगम, एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी, कोल इंडिया और एनएलसी,
इन सब के संयुक्त तत्वावधान में 28,500 मेगावाट की परियोजनाओं का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।